ओके स्टूडेंट्स, आज हम रक्त के थक्का जमने की क्रिया या जिसे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या स्कंदन कोगुलेशन कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कोगुलेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमारे शरीर में किसी जगह पर चोट लग जाती है तो वहाँ जो टिश्यू हैं और जो कैपिलरी या वेसल्स हैं वो कट जाती हैं, टूट जाती हैं, जिससे कि रक्त बाहर निकलने लगता है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ब्लड का सैंपल लें और 3 से 10 मिनट में वो जेली के समान गाढ़े पदार्थ में बदल जाता है, तो ये जो जमा हुआ रक्त है इसको थक्का कहते हैं। तो होता क्या है इसमें कि ब्लड में से आपका जो प्लाज्मा है या जिसे हम सीरम कहते हैं ये थक्के से अलग हो जाता है और जो बचा हुआ भाग है आपका वो थक्का कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। तो ये जो ब्लड है ये हमारी वाहिनियों में क्यों नहीं जमता है, थक्का क्यों नहीं बनता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर हिपेरिन पाया जाता है जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी चोट के भी रक्त वाहिनी में थक्का बन जाता है, इसको थ्रोम्बस कहते हैं। ये जो 2-3 टर्म मैं आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से समझना। थ्रोम्बस क्या है? बिना किसी चोट के सामान्य रक्त वाहिनी में बना हुआ रक्त का थक्का थ्रोम्बस कहलाता है। और इस तरह से थ्रोम्बस बनने की जो क्रिया है उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि रक्त वाहिनियों में रुधिर के थक्का बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है और वो जो थक्का बना है उसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बस कहेंगे। तो एम्बोलस भी कहा जाता है इसको। तो ऐसा एम्बोलस अगर किसी वाहिनी में फंसकर रुधिर के संचरण को बंद कर देता है तो ये एम्बोलिज्म कहलाता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ब्लड कोगुलेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 15 से 20 मिनट जो सीवियर ट्रॉमा की कंडीशन में यानी गहरी चोट लगी है तो, और 1-2 मिनट में ये माइनर ट्रॉमा के केस में हमारे अंदर ये बन जाता है। तो होता क्या है कि एक्टिवेटर सब्सटेंस और ब्लड प्रोटीन ये उस जगह पर लग करके और क्लोटिंग के प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है। तो विद इन 3 मिनट एक क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सामान्यतः ये 3 से 10 मिनट का समय लेता है और औसत अगर हम निकाल लें तो ये 6 मिनट में लगभग थक्का हमारा बन जाना चाहिए, विद इन 3 मिनट क्लोट फॉर्म। और आफ्टर 20 मिनट द क्लोट रिट्रैक्ट्स टू क्लोज द वेसल इवन फर्दर, और 20 मिनट के बाद में वो वेसल्स को पूरी तरह से बंद कर देता है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किस तरह से ये होता है। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एक बताया है कि भी मान लीजिए आपके यहाँ पर ये कट गया तो चोट लग गई है, चोट लग गई तो ये यहाँ थक्का बनने लगेगा, तो प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ आकर के इकट्ठी होने लग जाती है, फाइब्रिन आता है और एक क्लोट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाए और उसके बाद क्लोट का रिट्रैक्शन जो है वो हो जाता है, जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो ये जो फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, तो ये जो क्लॉट बना है, दिस क्लॉट इज आइदर इन्वेडेड बाय फाइब्रोब्लास्ट विच फॉर्म सीटी थ्रू द क्लॉट और इट कैन डिसॉल्व, कि ये डिसॉल्व भी हो सकता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास में कई कोगुलेशन फैक्टर्स हैं या इनको रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है। तो इन सभी रक्त स्कंदन कारकों का रिजल्ट क्या होता है कि ये आपका एक लगभग आपके 13 जो हैं, हम इसके अंदर कारक जो हैं वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये रक्त का थक्का बनाने का काम जो है वो करता है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। मैकेनिज्म हम भी पढ़ेंगे, मैं आपको इसका एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि ये किस तरह से होता है। तो ये जो प्रोसेसेज हैं, कोगुलेशन फैक्टर हैं, ये काम क्या करेंगे कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाएंगे और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा
ब्लड में जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जो थ्रोम्बिन है ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक दूसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक जाली के समान जो प्लेटलेट्स को अपने अंदर कैच कर लेती है ब्लड सेल को, और प्लाज्मा जो है वो होकर के इससे बाहर निकलता है। तो उस जगह पर इनके फंसने की वजह से उस जाल जैसी संरचना में इन क्या क्या चीजें फंसेगी, प्लेटलेट्स और डिफरेंट ब्लड सेल्स। जिस तरह से कपड़े में अगर अपन छानते हैं तो मिट्टी जो है वो अगर है पानी के अंदर तो वो धीरे धीरे वहां से निकलना कम हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उस चोट की जगह पर बन जाता है। किसकी वजह से? फाइब्रिन की वजह से, और ब्लड जो है वो रुक जाता है। ये बहुत क्रूड वे में बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आप समझ जाएं कि हाँ चोट लगी तो एक ऐसा जाली के जैसा कुछ वहाँ पर बन जाता है, और जिसमें उसके जो छेद हैं उस छेदों के अंदर आपकी प्लेटलेट्स और जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये उसके अंदर फंस जाती है और उसके कारण से थक्का बन जाता है। ये देखिए आप इसमें डायग्राम में यहाँ पर बताने की कोशिश की है इसको कि ये बन गया है तो ये यहाँ पर ये फंस जाती है। तो अब ये क्या करेंगी कि आगे आने वाले ब्लड के लोगों को इस जगह से होकर के और रोक देती है। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर के अंदर बनाया जाता है। विटामिन के जो है वो इसके लिए जरूरी होती है, और लैक ऑफ विटामिन के और प्रेजेंस ऑफ लीवर डिजीज लीड्स टू ब्लीडिंग टेंडेंसी, कि विटामिन के की कमी से या लीवर में कोई डिजीज हो जाने पर रक्त जो है वो देरी से थक्का बनाता है। ओके, तो जो बेसिक मैकेनिज्म है इसका जो मैं बता रहा था, बाद में इसके कारक भी एक एक करके हम पढ़ेंगे, कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये सभी कारक मिलकर के और एक एक्टिवेटर बनाते हैं जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन मोनोमर में बदलता है। ये मोनोमर कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिन बना देते हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन क्या करेगा कि ये इसके स्टेबलाइजेशन फैक्टर को इंड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से इन फाइब्रिन के बीच में क्रॉस लिंक बन जाता है। जैसे कई धागे जो हैं वो आपस में डायगोनली जुड़ जाएंगे, ट्रांसवर्स और डायगोनली जुड़ जाएंगे, जिससे कि एक मेश के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ओके, तो पहली चीज क्या हो गई आपके? कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, कैल्शियम की जो डायग्राम में पूरा बताया मैंने भी आपको वही होगा। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा, और इस कन्वर्शन में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। तो थ्रोम्बिन पॉलीमराइज फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन विद इन 10 to 15 सेकेंड। तो जैसे ही आपका थ्रोम्बिन बना, और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कन्वर्शन है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन इज क्लॉट फॉर्मेशन। ये क्लॉट बन गया अब इसका। अब जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या हेल्प करेगी इसके अंदर, कि वो उसकी मैश का जो स्ट्रक्चर बना है उसके स्टेबलाइजेशन का काम करेगी। नहीं तो वो जो मैश जो फाइबर बने हैं वो फाइबर अगर वापस डिसॉल्व हो जाएं तो हमारे मैश नहीं बन पाएगी, जाली जनुमा संरचना जो है वो नहीं बन पाएगी। ओके, तो ये जो फाइबर है ये ऑल डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांस लंबाई में होंगे, और इस तरह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर भी ये पाए जाएंगे, जिससे कि हम इनको आसानी से एक दूसरे से जोड़ सकें। ओके, तो क्लोट जब रिट्रैक्ट होता है तब उससे सीरम जो है वो बाहर की ओर निकलता है। तो कुछ मिनट के बाद में क्लोट बन जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, जिससे कि इससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है जो कि सीरम कहलाता है। इस सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, मेश से बाहर निकलने वाला है। ये सीरम जो है वो प्लाज्मा से इसके अंदर अंतर है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड द प्लाज्मा। तो सीरम के अंदर ये जो सीरम यहाँ बाहर निकल रहा है उस सीरम में क्या नहीं होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होगा,
और उसके कारण से इसका थक्का नहीं बनता है। ओके, तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोस्टिनिन, एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स कॉजेज क्लोट कॉन्ट्रैक्शन। क्लोट जो है, वो क्लॉट जो थक्का बना है वो संकुचित होता है, और ये जो संकुचन है ये थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन के द्वारा बढ़ाया जाता है, जो मैंने उस फ्लो चार्ट में आपको डिटेल से बताया था। एक बार आप वापस इस फ्लो चार्ट को देख लें। ये हमने कहा कि थ्रोम्बिन जो है वो स्टेबलाइजेशन का काम करता है, और क्रॉस लिंक फाइबर जो है वो इसके द्वारा यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, तो कोगुलेशन जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बन रहा है उसके दो पाथवे हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे बिगिंस विद द ट्रोमा टू द वेस्कुलर वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू, यानी बाहर से जो चोट लगी है उसकी वजह से हमारा जो टिश्यू और जो वेसल्स हैं उनको जो चोट लगी है उसके कारण से ये शुरू होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होगा कि जो कि ब्लड के अंदर से होगा। तो इस प्रक्रिया में जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये, इनको अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है इसको सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने 1845 में खोजा था। एक्चुअली ये क्या है कि ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक ग्लाइकोप्रोटीन है और सॉल्युबल होती है और लीवर के द्वारा ये बनाई जाती है। तो थक्का बनने के समय ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होती है। बेसिक मैकेनिज्म जो मैंने बताया था अभी आपको है। तो फाइब्रिनोजन जो है वो जरूरी है। ओके, दूसरा कारक सेकेंड, या जिसको कि हम प्रोथ्रोम्बिन कह रहे हैं, इसको 1863 में श्मिट ने खोजा था, और ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिए आप एक चार्ट इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये जो चार्ट यहाँ बना हुआ है ये तो मैंने आपको केवल यहाँ समझाने के हिसाब से बताने के लिए लिया है। इसके साथ में आप दो चीज़ें और लिख सकते हैं कि ये रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की है और किसने इसको खोजा था, या इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप नहीं भी याद रखें तो भी थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये इसकी रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो बात हम कर रहे थे प्रोथ्रोम्बिन की। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और प्लाज्मा में रहता है, यकृत के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसके निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। अभी जो फ्लो चार्ट बता रहा था मैं, तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो ब्लड क्लॉटिंग जब होती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में। ओके, तो थर्ड कारक जो है वो आ जाता है आपका यहाँ पर, जिसको हम टिश्यू फैक्टर कह रहे हैं, फैक्टर थर्ड, और इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, कारक थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये लिपोप्रोटीन प्रकृति का होता है जो कि थ्रोम्बोसाइट्स और जो टिश्यूज हैं उनमें जो सेल्स हैं हमारे उनके अंदर ये पाया जाता है, और इसका जो फंक्शन है वो श्मिट के द्वारा खोजा गया था। तो सभी ऊतकों में ये एक निष्क्रिय पदार्थ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है, क्योंकि उस समय पर उसकी जरूरत नहीं है। तो एक कारक होता है प्रोकन्वर्टिन, वो इसको एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर बदल देता है। देन फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयन। अभी मैंने चार्ट में बताया था आपको कि कैल्शियम की प्रेजेंस जो है वो आवश्यक होती है। तो ये एक कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए जरूरी होते हैं। अब आ जाइए कारक 5 पर, प्रो एक्सिलरीन, या इसको लेबाइल फैक्टर या ACG इसको कहा जाता है ना। कारक 5, फिफ्थ जो कारक है आपका, इसको प्रो एक्सिलरीन कहा जाता है। प्रो एक्सिलरीन, इसे ओवेरिन ने खोजा था, और ये एक ताप अस्थिर पदार्थ है जो कि ताप में परिवर्तन के द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ये भी क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए जरूरी होता है, और जो प्लेटलेट्स हैं उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त कराता है। ओके, अब आ जाइए आप कारक 6 के ऊपर, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है। इस टेबल में हमने क्यों नहीं दिया है इसको,
ये इसको पहले ही कहा गया था कि ये प्रोएक्सिरीन का एक हाइपोथेटिकल एक्टिवेशन उत्पाद है, इसकी अब कोई मान्यता नहीं है और ये रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि में कोई योगदान नहीं देता है, इसलिए इसको इस टेबल से हमने हटा दिया है। लेकिन क्योंकि बाकी के कारकों के नाम जो हैं वो चले आ रहे हैं उसी नोमेनक्लेचर में, इसलिए उनको हमने यहाँ पर रखा है। तो 6 वाला इसके अंदर नहीं है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है कि कारक 6 क्या है और इसे अब क्यों हटा दिया गया है। ओके, देन आप आ जाइए फैक्टर 7 के ऊपर। फैक्टर 7 जो है वो सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्शन एक्सीलरेटर SPCA कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले समझ लीजिए इसको कि ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है और इसके संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक है, ये भी लीवर में बनता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकालने के काम में आता है। कहाँ से? चोटग्रस्त ऊतक से। तो इसको स्टेबल फैक्टर होता है ये, और प्रो कन्वर्टीन इसको कहा जाता है। तो ये सीरम प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसको SPCA कहा जाता है। अब आ जाइए आप फैक्टर नंबर 8, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। फैक्टर 8 और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या इसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहा गया था। AHG और AHF या एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या सिंपल A, किसी भी नाम से हम इसको दे सकते हैं। रासायनिक प्रकृति ग्लाइकोप्रोटीन, लीवर के द्वारा बनेगा, फाइब्रिनोजन से जुड़ता है और इसके कारण से इसको रुधिर स्कंदन के बाद में इसको हम नहीं देखते हैं, यानी ये उसके बाद खत्म हो जाता है। करता क्या है ये कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण के लिए आवश्यक होता है और अगर इसकी कमी होगी तो चोटग्रस्त भाग से रुधिर हमारा लगातार बहता रहेगा। तो इस तरह से जो चोट वाले स्थान से थक्का नहीं बनना और ब्लड लगातार बहता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहा जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं कारक 9 पर। इसको PTC भी कहा जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ओके, या एक और नाम दिया जाता है इसको क्रिसमस कारक। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिसमस कारक क्या है। ठीक है, ये क्या है आपका? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B भी इसको कहा जाता है। तो रासायनिक प्रकृति ग्लाइकोप्रोटीन है, विटामिन के आवश्यक है। विटामिन पढ़ा था हमने, तब मैंने बताया था आपको इसके बारे में कि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए इसको प्लेटलेट्स कोफैक्टर सेकंड या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकंड भी कहते हैं। ये सक्रिय होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है। कारक 10 पर आ जाइए आप। इसको स्टुअर्ट फैक्टर या स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और विटामिन के की उपस्थिति में लीवर के अंदर इसका संश्लेषण किया जाता है। इसकी जब आवश्यकता नहीं है हमारे को, तो ये प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और थक्का बनते समय ये कन्वर्टीन, कैल्शियम आयन और एंटी हीमोफिलिक कारक की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नाक से और सॉफ्ट टिश्यू से लगातार रक्त प्रवाह होने लगता है। नक्सीर आना जी लगातार जो है उसको हम इस तरह से कहते हैं। अब आ जाइए आप कारक नंबर 11, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। देखिए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A 8वां हो गया आपका, B हो गया आपका 9th, फिर आ गया आपका क्रिसमस स्टुअर्ट फैक्टर और उसके बाद आ गया आपका PTA या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसीडेंट, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी इसको कहा जाता है या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। कारक 11 पे आ रहे हैं हम यहाँ पर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, कारक नंबर 11, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C ग्लाइकोप्रोटीन है, यकृत के द्वारा बनता है और थ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया C होता है। तो जनरली हम कहते हैं कि स्त्रियों में
हीमोफीलिया नहीं होता है। लेकिन अगर उसके अंदर कारक 11 जो है उसकी कमी है तो स्त्रियों में भी हीमोफीलिया जो है वो हो जाता है। ये जेनेटिक हीमोफीलिया से अलग होगा, लेकिन ये पुरुष और स्त्री दोनों के ही चोटग्रस्त स्थान से इससे रक्तस्राव की अधिकता होती है। कारक 12 पर आ जाइए आप, हैगमैन कारक। अच्छा, ये 11th जो फैक्टर है ये इस 12th फैक्टर के द्वारा सक्रिय होता है, हैगमैन कारक के द्वारा सक्रिय होता है। तो 12th फैक्टर आ गया आपका हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन है और इसको सरफेस कांटेक्ट कारक भी कहते हैं। ये प्लाज्मा में निष्क्रिय रहता है। और जब सरफेस कांटेक्ट क्यों कहा हमने इसको, कि जब भी धमनी या शिरा की जो दीवार, क्षतिग्रस्त दीवार है, जब ये उसके संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये सक्रिय हो जाता है। तो करता क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करता है और इसकी कमी से भी रक्त के स्कंदन में अधिक समय जो है वो लगने लग जाता है। फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर हो गया। फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और कैल्शियम आयन के साथ फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। आपकी बुक में फाइब्रिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए, करेक्शन कर लेना यहाँ पर कि ये कैल्शियम आयन के साथ विलयशील फाइब्रिनोजन को अविलयशील फाइब्रिन में रूपांतरित करता है। तो ये तो हो गए कुछ जो कैस्केड सिस्टम में जो दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और कारक की वर्तमान समय में खोज हुई है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो जो क्लासिकल थ्योरीज में आपके दे रखा है उसमें कारक 13 तक ही दे रखा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक फ्लेचर फैक्टर है और एक काइनोजन है जिसको हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन कहा जाता है। इसको हम फिट्जराल्ड फैक्टर कहते हैं। ओके, और प्लेटलेट्स जो है आपकी हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन और प्लेटलेट्स। ओके, अब अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह से होता है, तो देखिए, टिश्यू ट्रॉमा हुआ मतलब कोई इंजरी हुई, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, कारक 7 ये एक्टिवेट होगा और ये कारक 10th को एक्टिवेटेड फॉर्म में करेगा। ये कारक 10th, यहाँ पर भी कैल्शियम की प्रेजेंस होनी चाहिए, और जो एक्टिवेटेड है ये भी क्या करेगा, आपका कारक 5 के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो अब आप याद करिए, शुरुआत में मैंने आपको ये कहा था कि क्लोटिंग का बेस क्या है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करना। कौन करेगा, थ्रोम्बिन करेगा। थ्रोम्बिन किस फॉर्म में है, प्रोथ्रोम्बिन में है, तो प्रोथ्रोम्बिन को पहले थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये थ्रोम्बिन फिर आगे जाकर के आपका जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट में और थोड़ा सा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो दीवार के साथ में कांटेक्ट में आया है उसकी वजह से एक टिश्यू थर्मोप्लास्टिन सिक्रीट होता है, और ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह काम करता है, जो कि फैक्टर 10 जो है हमारा वो क्या था, स्टुअर्ट कारक, उसको इंड्यूस करता है और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। ये 10th जो एक्टिवेटेड फॉर्म में आया है, ये प्रो एक्सिलरीन फैक्टर 5 की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। यही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ? ये एक्टिवेटेड 10th और 5 कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोटिंग शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर फैक्टर 5 इन द एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव अंटिल थ्रोम्बिन इज फॉर्म। जब तक थ्रोम्बिन नहीं बनता है आपका, तब तक आपका जो फैक्टर 5 है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस 5 को और एक्टिवेट कर देगा, तो ये और आपका प्रोथ्रोम्बिन को इसके अंदर ऐड करेगा, एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो समझिए इसको कि सबसे पहले 10th ए ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा,
अब फैक्टर 5 और 10 दोनों मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे और इस तरह से आपका थ्रोम्बिन जो है उसका एक ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपके पास में तैयार हो जाएगा। ओके, तो 10th जो फैक्टर है आपका, ये एक्चुअली एक प्रोटीजेज है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करता है। और फैक्टर 5 क्या है, एक एक्सीलरेटर है, उस क्रिया को बढ़ावा देने वाला है। तो इस तरह से फैक्टर 5 और 10 ये ध्यान रखिए, डबल है ये इसका, 5 और 10 ये क्या काम कर रहा है आपका, थ्रोम्बिन को बनाने का काम कर रहा है। किससे, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है। ओके, दूसरा पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, ये कब चालू होगा, ब्लड के अंदर से ही चालू होगा और ब्लड का एक्सपोजर हो जाता है कोलेजन के साथ में। तो आपके जो ब्लड वेसल की दीवार है वो क्षतिग्रस्त होती है और वहां हमने कहा था कि कॉन्टैक्ट फैक्टर है ना? तो वो इसकी शुरुआत जो है वो वहां पर करता है। किस तरह से कि ये कोलेजन के साथ कांटेक्ट में आया तो आपका जो 12th फैक्टर है, 12th फैक्टर कौन सा कहा था हमने, हैगमैन फैक्टर, ये 12th ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक जो मैंने आपको कहा था कि ये मैकेनिज्म आपके उसमें बुक्स में वगैरह नहीं दे रखा है, तो एक्चुअली जो फैक्टर 12th जो है ये क्या करेगा, 11th को एक्टिवेट करेगा और इस क्रिया में आपका काइनोजन और प्री एल्किरीन हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, उस पीछे वाले चार्ट में देखिए, आप याद करिए इसको, यहाँ पीछे वाले एक चार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये रहा आपका, है ना, ये प्री कैलिकरीन, फ्लेचर फैक्टर और फिट्जराल्ड फैक्टर। तो यहाँ पर फ्लेचर और फिट्जराल्ड दोनों एफएफ नाम याद रखिए, फ्लेचर और फिट्जराल्ड, ये फ्लेचर और फिट्जराल्ड फैक्टर इस एक्टिवेटेड 12th फैक्टर, जिसको हम 12th ए मीन्स एक्टिवेटेड, सक्रिय, ये क्या करेगा आपका जो 11th फैक्टर है आपका, इसको हमने कहा था पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, है ना, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, इसको एक्टिवेट कर देगा। और ये फैक्टर क्या करेगा आपका, कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस कारक, इस क्रिसमस कारक को एक्टिवेट करेगा। ओके, इसमें सहायता कौन करेगा आपका, 8th। और अब जो थ्रोम्बिन बना है आपका, ये थ्रोम्बिन 10th जो फैक्टर है आपका स्टुअर्ट कारक, उसको एक्टिवेट करेगा। और उसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि एक तो ये जो ब्लड ट्रॉमा हुआ है वो भी एक यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो प्लेटलेट्स जो हैं उसके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सब मिलकर के और जो आपका 10th कारक है स्टुअर्ट कारक, उसको एक्टिवेट कर देंगे। और पहले में हमने देखा कि थ्रोम्बिन बन चुका है, तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, और फैक्टर 5 है ना, मैंने कहा था फैक्टर 5 और फैक्टर 10 वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही मैकेनिज्म हमने यहाँ पर लिया है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ओके, ये इंट्रिंसिक पाथवे है, वही जो मैंने आपको बताया कि लास्ट में 10th ए विद फैक्टर 5 प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेता है। ओके, यहाँ पर कैल्शियम जो है वो एक एक्सीलेटर का काम करता है। इनकी एब्सेंस में ब्लड क्लोटिंग इन आइदर पाथवे डज नॉट अकर, दोनों की ही पाथवे में, यानी जो बाहरी और आंतरिक दोनों पाथवे हैं उनके अंदर ये काम नहीं करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों पाथवे जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। कैसे कि यहाँ पर ब्लड ट्रॉमा और कॉन्टैक्ट विद कोलेजन, और ये यहाँ पर ये वाला प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स की वजह से जो चोट की अंदर अंदरूनी चोट की वजह से जो रिलीज हुआ है, ये मिलकर के। ओके, तो क्लोटिंग नीड 15 सेकेंड्स इन एक्सटेंसिव पाथवे एंड 1 to 6 मिनट इन इंट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि बाहर चोट लगी है तो उसका जल्दी से रोकना जरूरी है, नहीं तो वो ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। और वेसल्स के अंदर ही है अगर वो, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा, हालांकि खतरा उसमें भी है लेकिन इतनी इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में इस तरह के मैकेनिज्म वहाँ पर हैं। तो ये काम क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग इन द नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम। अगर
आपके नॉर्मल जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर थक्का नहीं बनेगा। ये होता है एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर्स, जो कि अंदर की जो दीवार है वेसल्स की उसको एंडोथेलियल सरफेस कहा जाता है। उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर होती है जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स को दूर रखती है। हमने कहा था कि वो कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक्टिवेट होगा, इसलिए उनको वहां से दूर रखा जाता है। और जो थ्रोम्बिन बना हुआ है उस थ्रोम्बिन को थ्रोम्बोमोडुलिन बाइंड करके और रखता है, इसलिए थ्रोम्बिन जो है वो फ्री नहीं होगा। अगर थ्रोम्बिन फ्री नहीं होगा तो ये आपका फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ब्लड में कुछ एंटीकोगुलेंट होते हैं। एक नाम मैंने हिपेरिन आपको बताया है पहले ही कि यकृत के द्वारा बनाया जाता है, ब्लड के अंदर होता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है अंदर ये। और एक एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, ये जो फैक्टर हैं ये ब्लड का थक्का उसके अंदर नहीं बनने देते हैं। ओके, देन लाइसिस ऑफ क्लॉट किस तरह से ये होता है। प्लाज्मिन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। ये क्या करता है कि अगर अंदर बहुत सारे थक्के बन रहे हैं तो उन थक्कों को खत्म करने का काम ये करता है। इसके अलावा प्लाज्मिनोजन जो है वो किसी छोटा थक्का बनता है तो उसको ये एंट्रेप कर लेता है, अपने जाल के अंदर ये ले लेता है। एक और इम्पोर्टेंट है आपका टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये स्लोली रिलीज होता है आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप्स, जिससे कि आपका वहां पर कोई दूसरा थक्का जो है वो नहीं बन सके। सो एंट्रेप्ड प्लाज्मिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू प्लाज्मीन। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, विटामिन के की डिफिशियंसी से हो सकता है, हीमोफीलिया से हो सकता है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से ये हो सकता है। ओके, तो एक और चीज जो कि ये डिसऑर्डर्स हम छोड़ देते हैं, इतना डिटेल में आपके कोर्स में है नहीं, ये एमएससी के हिसाब से बनाया था तो वहाँ पर इनको एमएससी में तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ डिटेल में हम इसको करते हैं। ये कोगुलेशन टेस्ट वगैरह जो है वो किस तरह से कराए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका रक्त के थक्का बनने की जो क्रिया है वो पूरी हो जाती है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। और एक और जो मैं आपको मैकेनिज्म का एक और डायग्राम है हमारे पास में, वो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, ब्लड क्लोटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये देखिए आप, वही चीज़ है जो पहले बता रहा था मैं आपको कि किस तरह से जो है क्लोटिंग जो है उसके द्वारा होती है। तो ब्लड वेसल पर इंजरी हो जाती है, प्लेटलेट्स वहाँ पर आ जाती हैं। ये प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज करती है, और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, विटामिन के द्वारा बने हुए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन इस एक्टिविटी के अंदर रोल प्ले करते हैं, और जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर की चोट लगी थी, तो ये फाइब्रिन का नेटवर्क बन गया है ना। तो ये क्लोट जो है वो बन जाता है, और यहाँ से आपका ब्लड जो है उसका लॉस जो है वो कम हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये मैकेनिज्म इसका पूरा हो जाता है। तो 3 स्टेप हैं इसकी, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको कि 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर बदल देगा। ये बेसिक मैकेनिज्म है। इसके जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं बेस्ट और टेलर का, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि जो उत्पत्ति हो रही है वो कहाँ से हो रही है। अगर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर बन रहा है और ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर बदल देता है। इसके विपरीत हॉवेल ने ये कहा कि पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा और ये फाइब्रिनोजन पर थ्रोम्बिन की क्रिया होगी, जिससे कि फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन के अंदर बदल जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म वही है जो मैं आपको पहले वहां पर बता चुका हूं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बस लास्ट एक चीज और बची है इसके अंदर आपके, वो है कि थक्का बनना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, और अगर थक्का नहीं बनेगा तो आपको हीमोफीलिया डिजीज है। ये एक आनुवंशिक रोग है जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित एक रिसेसिव जीन के द्वारा होता है, और ये रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। और ऐसे रोगियों में हीमोरेज को रोकने के लिए एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ओके,
तो यहाँ पर हम हमारे चैप्टर का इसका लगभग आधा भाग जो है वो पूरा हो गया है, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो बचा है आपका वो है आपका हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल। इसको हम आने वाले 1-2 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।